Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 5th, which is about diseases and their prevention. Okay, let's start the chapter. See, a disease is an illness that affects the health of a person. When a person falls sick, he is not able to function properly. It is an improper functional condition of the body. There are certain diseases which can be passed from one person to another, and these diseases are infectious and are called communicable diseases. They are caused by small living organisms. These living organisms are called germs or pathogens and can be seen only under a microscope. These germs are of various kinds as bacteria, viruses, protozoa. So what they're saying, disease. What is disease? डिजीज एक ऐसी इलनेस है जो किसी भी एक पर्सन की हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, राइट? एक पर्सन जब बीमार होता है, व्हेन ही फॉल्स सिक, सो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता. उसकी बॉडी, जो पर्सन बीमार है, सिक है, उसकी जो बॉडी है वो क्या प्रॉपरली या इम्प्रॉपरली फंक्शन करने लगती है. ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं कि द पर्सन इज सिक. सो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं. ये डिजीजेज आपकी इन्फेक्शियस होती हैं एंड आप इन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हो. कम्युनिकेबल डिजीजेस किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं? छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जिसकी वजह से कॉज होती है, यानी कि उनका कारण है. एंड इन छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को विच आर द कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, दे आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस, एंड उनको आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. अभी जर्म्स भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ. ओके, नाउ डिजीज कॉजिंग जर्म्स. अब डिजीज कॉज करने वाले जर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया आपके टिनी सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है जो ना तो एनिमल्स होते हैं एंड ना ही प्लांट्स होते हैं. बैक्टीरिया हमारे ऑल अराउंड अस प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ. दैट इज इन द एयर, सॉइल, वाटर एंड एवरीथिंग वी सी. कुछ बैक्टीरिया डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक कॉलरा, निमोनिया, टाइफाइड, लेप्रोसी एंड फूड पॉइजनिंग. Next we come to viruses. Viruses are not alike but become active inside a living body. See what they're saying, viruses आपके alike नहीं होते हैं, ठीक है, या ये जिंदा नहीं होते हैं, लेकिन जैसे किसी होस्ट बॉडी या लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, देन दे बिकम लाइफ. ओके, ये आपके पार्टिकल्स हैं जिनकी शेप आपकी बॉल या रॉड शेप हो सकती है. कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया. एंड वायरसेस जो है काफ़ी सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, मम्प्स, पोलियो, चिकन फॉक्स एंड मीजल्स. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ भी आपके टिनी यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू एंड डाइजेंट्री. ओके, नाउ next we come to communicable diseases. So I told you the organism that cause communicable diseases spread from one person to another through several sources like air, food, water, touch, insects and animals. And most communicable diseases are caused by small life forms. Student, what they're saying कि वो organism जो communicable diseases cause करते हैं वो एक person से दूसरे person में spread हो जाते हैं through several sources like air, food, water, touch, insects and एनिमल्स. ज़्यादातर जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्मॉल लाइफ फॉर्म्स की वजह से स्प्रेड होती है. सो कुछ कॉमन एंड सीरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस हम लोग डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज कोल्ड. सो कोल्ड में क्या है, देयर आर ओवर 200 वायरसेस दैट कैन गिव यू अ कोल्ड. कितने? अराउंड 200 वायरसेस है जिसकी वजह से हमें कोल्ड हो सकता है. कोल्ड वायरसेस बहुत क्विकली स्प्रेड होते हैं. दे लाइक टू हैंग आउट वेयर देयर लॉट्स ऑफ पीपल. ये वहीं ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं. इफ़ समवन स्नीजेस और कफ, अगर कोई भी स्नीज करता है, कफ करता है, तो जर्म्स जो है वो फ्लाई आउट करते हैं लुकिंग फॉर समवन एल्स टू लैंड ऑन. तो जर्म्स उनके थ्रू बाहर निकल कर किसी एक ऐसे पर्सन पे जाकर लैंड करते हैं जो आपका कैसा है, फ्री है, यानी कि इसमें कोई जर्म्स नहीं है, वो उस पर्सन पे जाके लैंड करते हैं. ये हैंड्स दैट टू कफ और स्नीज. अब वो हैंड्स जिसमें आप कफ और स्नीज करते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, आपके कोल्ड वायरस को किसी भी दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे भी आप टच करेंगे, ठीक है. सो व्हाट कैन यू डू टू स्टॉप कोल्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग? तो हम क्या कर सकते हैं कोल्ड को स्प्रेड होने से बचाने के लिए? सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को काफ़ी ज़्यादा वॉश करना चाहिए, ठीक है. जब आप कफ या स्नीज करते हैं तो एक टिश्यू पेपर में आपको इस तरीके से करना चाहिए. देन थ्रो टिश्यू पेपर्स. टिश्यू पेपर को आपको क्या एक बिन में या फिर आपको टॉयलेट में क्या कर देना चाहिए, थ्रो करना चाहिए. गो टू बेड एंड स्लीप इफ़ यू फील टायर्ड. अगर आप थकावट फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर टायर्ड, तो आपको क्या जाके सो जाना चाहिए. आपको काफ़ी सारा वाटर एंड जूस पीना चाहिए. सक कफ कैंडीज. कफ कैंडीज को आपको सक करना चाहिए सो दैट आपका थ्रोट जो है वो बेटर फील करे. ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं करना क्योंकि उससे भी क्या हो सकता है, आपके टीथ को प्रॉब्लम हो सकती है. नेक्स्ट वी कम टू हुपिंग कफ.
whooping cough क्या है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कॉमनली बच्चों में देखी जाती है. बच्चे जो है एक ब्रासी कफ, वाटरी आईज एंड कभी कभी वॉमिटिंग में सफर करते हैं व्हेन दे आर बीइंग स्प्रेडेड विद whooping cough. ओके, अब इस डिजीज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय वैक्सीनेशन. ओके, नेक्स्ट इज निमोनिया. निमोनिया भी एक इन्फेक्शन है लंग्स का जो कि आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स के थ्रू होता है. ओके, ये एक पर्सन के लिए ब्रीथ करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन ही सफर्स फ्रॉम निमोनिया. ओके, अ पर्सन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, एक पर्सन जो निमोनिया से सफर करता है उनको क्या क्या चीजें होती है प्रॉब्लम्स? शेकिंग, चिल्स, हाई फीवर, फास्ट ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन. ओके, चलो, एंड इस डिजीजेस में आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए होता है? किसके थ्रू? हैवी डोजेस दी जाती है एंटीबायोटिक्स की, उसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. नेक्स्ट डिजीज वी कम टू ट्यूबरकुलोसिस और टीबी. ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है. टीबी प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स. टीबी सबसे पहले क्या लंग्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन ये आपके बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं. ठीक है, हाउएवर, लेकिन जब आपके सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं तो इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें होती हैं? व्हेन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि अचानक से वेट लॉस होने लगता है. टायर्डनेस होती है, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, नाइट स्वेट, चिल एंड अ लॉस ऑफ हैपेटाइट. आपको यानी कि भूख भी लगना बंद हो जाती है इसमें. सिम्टम्स स्पेसिफिक टू द लंग्स, अगर हम ऐसे सिम्टम्स बताइए जो इस कंडीशन में सिर्फ लंग्स के साथ होते हैं तो उसमें आपको क्या? आपको कफिंग होती है जो कि अराउंड 3 और मोर वीक्स तक चलती रहती है. ठीक है, कफिंग, अब ब्लड यानी कि ब्लड भी आने लगता है कफ करते करते. ठीक है, चेस्ट पेन होता है, पेन विद ब्रीदिंग और कफिंग. अब बीसीजी वैक्सीन, अब इस डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है एक वैक्सीन प्रोवाइड करके विच इज बीसीजी वैक्सीन. नेक्स्ट वी कम टू इन्फ्लुएंजा और फ्लू. व्हाट इज इट? सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्लू वायरसेस. अब बहुत सारे टाइप्स के फ्लू वायरसेस भी होते हैं. वायरस एक ऐसा जर्म है जो कि क्या करता है? एक बॉडी सेल में जाने की कोशिश करता है जहां वो क्या करता है? आपके पूरे प्लेस को टेक ओवर कर लेगा एंड वहां अपने जैसे और जर्म्स प्रोड्यूस करने लगता है. अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो वो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट ऑफ कर सकती है, लेकिन बेबीज, ओल्ड पीपल या कोई भी ऐसा पर्सन जो सिक है उनके लिए बॉडीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें क्या? एक डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है व्हेन दे सफर फ्रॉम एनी वायरल डिजीज. ठीक है, सो अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम फ्लू, एक पर्सन जिसको फ्लू प्रॉब्लम होती है उन्हें क्या? फीवर होता है, बॉडी एक होता है, कोल्ड, शिवरी एंड अ ड्राई कफ. तो don't go to work or school or sleep in a room with other people during the first few weeks of treatment for active tuberculosis. आपको क्या वर्क यानी कि काम के लिए या स्कूल या फिर आपको क्या एक ऐसे रूम में नहीं सोना है जहां और भी लोग हैं उनके साथ, जब आपके कुछ फर्स्ट फ्यू वीक्स चल रहे हैं एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के. ओके, यूज अ टिश्यू. आपको टिश्यू का यूज करना चाहिए अपने माउथ को कवर करने के लिए जब भी आप लाफ, स्नीज या कफ करते हैं. आपको उस डर्टी टिश्यू को बैग में रखना है, सील करके, तब इसको आपको थ्रो करेंगे. वेयर अ सर्जिकल मास्क. आपको सर्जिकल मास्क वेयर करना चाहिए जब भी आप किसी दूसरे लोगों के साथ बैठे हो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 वीक्स एटलीस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्वाइन फ्लू. स्वाइन फ्लू क्या है? इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज. एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि किसकी वजह से? एक इन्फ्लुएंजा वायरस विच इज नोन एज H1N1, इसके स्ट्रेन की वजह से होती है. वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है किसके थ्रू? व्हेन वी इनहेल एनी कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट. कोई भी कंटेमिनेटेड ड्रॉपलेट को जब आप इनहेल करते हो उसके थ्रू आपकी बॉडी में स्प्रेड करता है, या फिर एक कंटेमिनेटेड सरफेस से भी ट्रांसफर हो सकता है आपकी आईज, नोज या माउथ ऑफ अ पर्सन पे. दिस वायरस हैज नॉट प्रीवियसली बीन आइडेंटिफाइड. इस वायरस को पहले आइडेंटिफाई नहीं किया गया था. ये ह्यूमन, बर्ड्स एंड स्वाइन दैट इज पिग्स को अफेक्ट करते हैं. ऑल्दो द स्ट्रेन में हैव ओरिजिनेटेड इन पिग्स. सबसे पहले जो स्ट्रेन था वो आपको क्या? ओरिजिनेट हुआ था पिग्स में, लेकिन आज के टाइम पे ये एक होली ह्यूमन डिजीज बन चुकी है एंड पर्सन टू पर्सन इजीली ट्रांसमिट हो जाती है. नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू सिम्टम. सो कुछ आपके सिम्टम्स आपको यहाँ पे गिवन है स्वाइन फ्लू के, दैट इज सोर थ्रोट, कफ एंड फीवर. ओके, वन शुड ऑल्सो कंसल्ट अ डॉक्टर इन केस ऑफ अ बॉडी एक. अगर आपको क्या बॉडी एक, वॉमिटिंग या एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है लाइक डायरिया एंड नोजिया, तो आपको क्या इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स को क्या कंसल्ट करना चाहिए. चलो, नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट. अब क्या क्या प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट लिए जा सकते हैं? सो स्वाइन फ्लू पीपल टू पीपल स्प्रेड करता है थ्रू कॉन्टैक्ट. ठीक है, अगर आप किसी एक पर्सन के, हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाते हो और एक पर्सन इन्फेक्टेड है, सो वो पर्सन टू पर्सन बहुत ईजिली ट्रांसफर कर सकता है. इन्फेक्शन तब स्प्रेड होता है जब एक पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है.
The simple way to minimize the risk is by covering the mouth and nose while coughing and sneezing and wearing a mask while going close to the infected person. So एक सिंपल सा तरीका है इस रिस्क को मिनिमाइज करने का कि क्या आप अपने माउथ को, नोज को कवर करेंगे जब भी आप कफिंग या स्नीजिंग कर रहे हैं, या एक मास्क वियर करेंगे अगर आप किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज जाते हैं. फिर उसके बाद आपको एक हाई लेवल ऑफ हाइजीन मेंटेन करना भी ज़रूरी है. ओके, फ्रीक्वेंटली आपको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए विद सोप एंड वाटर. नेक्स्ट, द बेस्ट वे वुड बी टू गेट इन टच विद योर डॉक्टर हु कैन हेल्प यू गेट द राइट ट्रीटमेंट. सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने डॉक्टर के टच में जाए जो आपको सबसे बेस्ट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू मीजल्स. मीजल क्या है? इट इज अ सीरियस इलनेस, काफ़ी सीरियस इलनेस है जो कि वायरस के थ्रू कॉज होती है. इसकी वजह से बाकी और भी कुछ सीरियस इलनेस हो सकती है. मोस्टली चिल्ड्रन में मीजल्स होते हैं, लेकिन एडल्ट्स में आपके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं अगर उन्हें मीजल्स हो जाते हैं. ठीक है. फीलिंग मिसरेबल एंड अनवेल. ठीक है, आपको क्या अनवेल अच्छा सा नहीं लगता है, हेडेक होता है, हाई फीवर, रनी नोज, कफ एंड रेड रैशेज ऑल ओवर द बॉडी. ये कुछ सिम्टम्स हैं हमारे मीजल्स के. एक वैक्सीन है जो चाइल्डहुड में दी जाती है जो आपको मीजल्स से प्रोटेक्ट करती है. एंड जो मीजल्स का ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या विटामिन ए का मेडिकेशन किया जाता है फॉर 2 days. ठीक है, स्टार्टिंग एज सून एज अ मीजल्स डायग्नोसिस इज मेड. तभी स्टार्ट कर दीजिए जैसे आप मीजल्स का डायग्नोसिस करते हैं. एंड दिस ट्रीटमेंट हैज शोन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस एंड डेथ. एंड इस ट्रीटमेंट ने क्या शो किया है कि इसमें ब्लाइंडनेस एंड डेथ की जो रिस्क है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डिप्थीरिया. डिप्थीरिया क्या है? इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है. ये यूजुअली आपके कफिंग एंड स्नीजिंग की वजह से स्प्रेड होता है. अगर कोई सिक पर्सन कफ या स्नीज करता है तो उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से आपके क्या होता है, जर्म्स रिलीज हो जाते हैं एयर में. एंड ये इन्फेक्शन आपके क्या, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हैंडकरचीफ को टच करते हो, टॉवल, यूटेंसिल या कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू टच करी गई है या उसके माउथ के थ्रू टच करी गई है, तो वो आपको भी, एक हेल्दी पर्सन को भी स्प्रेड हो सकती है. सो टिपिकली इसको कैरेक्टराइज किया जाता है क्या, सोर थ्रोट होता है, स्वोलन नेक ग्लैंड्स सोर होने लगते हैं, हाई टेम्परेचर, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ये सारे सिम्टम्स है आपके डिप्थीरिया के. ओके, सो दिस डिजीज इज कॉज बाय अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू ये डिजीज कॉज होती है. ये बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई होता है जिसमें ये क्या आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्प्रेड होता चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है. इन मोर सीरियस केसेस, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस केसेस है तो डिप्थीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके आपके हार्ट, ब्रेन एंड नर्व्स को अफेक्ट करते हैं. सो इसके लिए एक डीपीटी वैक्सीनेशन दी जाती है बच्चों को, सो दैट दे कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिजीज. ओके, कुछ एयरबॉर्न डिजीज हैं लाइक नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि एलर्जीज, अस्थमा एंड अनीमिया. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू डेफिशिएंसी डिजीजेस. सो डेफिशिएंसी डिजीजेस आपके किसकी वजह से होती हैं? आइदर बाय डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिएंट और ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन. या तो किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की क्या हो जाती है, ओवर डोज हो जाती है. सो उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है. ये डिजीजेस ऐसी हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती हैं. जर्म्स या वायरस इस डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. सो व्हाट आर सम कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेस? नंबर 1, अनीमिया. अनीमिया एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है. ये किसी एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड नहीं होती है. एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक पर्सन का जो ब्लड है वो कैसा इम्पोवेरिश्ड होने लगता है. ठीक है, एंड जो मेन रीजन इस डिजीज का वो है आयरन एंड विटामिन की डेफिशिएंसी होना इन द पर्सन डाइट्स. ठीक है, चलो नाउ टायर्डनेस एंड पेल्पिटेशंस. इसमें क्या क्या, टायर्डनेस यानी कि आप थकावट फील करते हो, पेल्पिटेशंस दैट इज व्हाट, अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस यानी कि फेंट होना, एंजीना दैट इज चेस्ट पेन होना, हेडेक, लेग पेन, पेल कॉम्प्लेक्शंस, ये सब कॉमन आपके सिम्टम्स होते हैं ऑफ द डिजीज नोन एज अनीमिया. अनीमिया को प्रिवेंट किया जाता है बिकॉज ये आपका विटामिन एंड आयरन की डेफिशिएंसी से होता है. तो इसमें आपको क्या करना है, आयरन एंड विटामिन की जो विटामिन रिच डाइट है वो आपको अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए. नेक्स्ट वी कम टू एलर्जी. एलर्जी जो है कि बॉडी में वो क्या होता है, ओवर रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ का जो किसी एक पर्सन को सूट नहीं कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, पॉलन, डस्ट माइट, एनिमल फर, ये सब क्या एक पर्सन के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रबल कर सकते हैं. जो अनफेवरेबल रिएक्शन होता है बॉडी का
एजेंट्स के लिए विच आर अदरवाइज हार्मलेस इज नोन एज एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, ये आपके क्या रैश, बॉइल, स्नीजिंग, स्वेलिंग, इस फॉर्म में आप एलर्जी को देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एलर्जीज जो है वो कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उनको क्योर किया जा सकता है क्या, राइट सोर्ट ऑफ मेडिकेशन को करके। ये एक इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द सफरर, कि जो जैसे सफ़र कर रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किस टाइप के मटेरियल को यूज़ कर रहा है। ओके, एंड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट मटेरियल माइट प्रूव टू बी अ पोटेंशियल एलर्जी फॉर हिम और हर। ये इस चीज़ के बारे में जानना कि किस टाइप का मटेरियल है जो उनके लिए एक एलर्जिक मटेरियल बन रहा है, इस चीज़ के बारे में सफ़रर को अच्छे से जानकारी होनी ज़रूरी है, सो दैट इस टाइप की एलर्जी से दूर रहने के लिए क्या उसी मटेरियल से वो दूर रहेगा पर्सन, राइट। सो इज दैट ही और शी कुड लीड टू अ हेल्थियर लाइफ। नेक्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा भी आपका एक एलर्जिक रिएक्शन के थ्रू होता है। जो लोग इस क्रोनिक कंडीशन को सफ़र करते हैं उन्हें आप एस्थमेटिक कहते हैं। ओके, एक पर्सन को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है बिकॉज उनका जो विंड पाइप है वो स्वेल होने लगता है। क्यों स्वेल होता है, क्योंकि वो एक एलर्जी के साथ एलर्जी की वजह से रिएक्ट हो जाता है एंड काफ़ी कम एयर मिलती है, क्योंकि स्वेल हो जाता है आपका विंड पाइप, तो एयर को बहुत कम स्पेस मिलता है टू पास थ्रू। ओके, एंड जो पेशेंट है उसको अस्थमा अटैक्स भी आते हैं अगर वो एलर्जेंस के साथ क्या एक्सपोज किया जाता है। सो क्या क्या प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशन में सबसे पहले आपको क्या काफ़ी सारा बॉइल वाटर पीना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, लाइट डिनर लेना चाहिए 1 आवर बिफोर गोइंग टू बेड, एंड टोबैको, वाइन, स्मोकिंग ये सब आपको अवॉइड करना है। कीप रूम्स वेल वेंटिलेटेड, आपके जो रूम्स आपको उन्हें वेल वेंटिलेटेड रखेंगे। एयर कंडीशनर, कूलर या फैन की जो डायरेक्ट एयर है उसे हमें अवॉइड करना है। वेज टू मेंटेन हाइजीन, अब क्या क्या वेज है जिससे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो हाइजीन एक एसेंशियल कंपोनेंट है हेल्दी लिविंग के लिए एंड डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम अपने कम्युनिटी, स्कूल एंड घर में क्या हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, सो उससे जितनी भी इनन्यूमरेबल इन्फेक्शियस डिजीजेस है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो कुछ फ्यू सिंपल वेज दे हैव गिवन यू जिसके थ्रू हम हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं एंड डिजीजेस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द जनरल हाइजीन, आपको अपने कुकिंग, वॉशिंग एंड यूटिलिटी एरिया, किचन क्लोज सबको क्लीन रखना चाहिए। किचन सरफेस एंड जो फ्लोर है उसे रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। किचन लेफ्ट डर्टी इन द नाइट अट्रैक्ट इंसेक्ट, अगर रात में आप अपने किचन को डर्टी छोड़ देते हैं तो उससे इंसेक्ट्स भी काफ़ी सारे आते हैं जो कि इन्फेक्शन के कैरियर होते हैं। आपको अपने किचन को क्या फ्री ऑफ रैट, कॉकरोच एंड फ्लाइज रखना चाहिए। एक नीट एंड क्लीन बाथरूम रखना चाहिए। लिक्विड सोप का यूज़ करना चाहिए उसकी जगह। इट डज नॉट स्टिक टू सरफेसेस और कॉज अनवांटेड सोप स्कम। वाइप द टॉयलेट सीट, टॉयलेट सीट को आपको प्रॉपरली वाइप करना चाहिए। कोई भी डर्टी सरफेस है ओके उसको आपको सैनिटाइजिंग वाइप्स या एक ब्लीच वाटर सोल्यूशन के साथ क्लीन करना चाहिए। एंड कीप अ बिन टू थ्रो सैनिटरी नैपकिन्स और डायपर, ठीक है, कोई भी सैनिटरी नैपकिन या डायपर को थ्रो करने के लिए यू शुड हैव अ सेपरेट बिन फॉर दैट। ओके, चलो, so that's all for the chapter. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.